तो यूआई देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि हम आज क्या बनाने वाले हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये क्या चीज़ है, जब भी मैं इधर कोई कोड इस तरह से डालूंगा, जैसे कि अब ये कोड और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे काम करेगा और ये क्या चीज़ है, यूनिक नंबर्स का क्या काम होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अपने बनाए गए प्रोजेक्ट के अंदर ही कोड डालूंगा और ये कोड मुझे एक्सप्लेन करेगा मेरा एआई कोड एक्सप्लेनर। ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट होने वाले। और जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैं एक्सप्लेन कोड पर क्लिक करता हूँ, अब ये एक्सप्लेनिंग यूर कोड चल रहा है। अब ये मुझे एक्सप्लेन करके दे देगा इसका जो भी। देखो इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन, इतनी बड़ी। ओके, लेट्स ब्रेक डाउन दैट व्हाट दिस जावास्क्रिप्ट कोड स्निपेट लाइकली डज। इट्स इनकम्प्लीट बिकॉज भी, और बहुत सारी चीज़ें मैं इसको अभी तो नहीं पढ़ सकता, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसने एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दिया। मतलब कि जो हम एआई टूल का यूज़ करके अपने कोड को पढ़ते, उससे भी काफ़ी अच्छी तरीके से इसने मुझे ये दिखा दिया। ठीक है, अब ये तो हो गया, लेकिन अब बनाना इसको कैसे, इसका बनाने का तरीका अब हम इसमें देखेंगे। मेन काम है हमारा कि इसको कैसे बनाएंगे। मैं पेज को रिलोड करता हूँ और इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा, बस जेमिनी की एक एपीआई है, उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। बाकी बातें हम बाद में करेंगे जब हम वीएस कोड की तरफ जाएंगे। तो चलो मैं वीएस कोड की तरफ जाता हूँ। और जाने से पहले मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दे। और चलते हैं वीएस कोड की तरफ। तो मैंने वीएस कोड खोल दिया है, सही है। अब इधर आपको दिख रहा होगा कि एपीआई की किधर से आ गई। आपने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना कैसे मैंने एपीआई की ली है, किधर से ली है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा स्टेप में, एक एक स्टेप करके, सही है। अब देखते हैं कि मैंने एचटीएमएल के अंदर क्या लिखा है। वैसे मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया था कि मैं डिज़ाइन पर ज़्यादा फोकस नहीं दूंगा वीडियो में, मैं लॉजिक पर दूंगा और जो काम हमने किया है इसमें जो लॉजिक यूज़ हुआ था उस पर फोकस दूंगा। बाकी डिज़ाइन आपका काम होगा, काफ़ी सिंपल है। मैं वैसे भी कोड तो दूंगा ही, तो डिज़ाइन उधर से देख ले। अब ये देखे मैंने कंटेनर बना दिया और कंटेनर एक डिव है, मेन डिव है ये। इसके अंदर एक h2 है और साथ में आइकन है और टेक्स्ट है। ये तो आपको दिख ही रहा है कि एक बल्ब का आइकन है और टेक्स्ट है। फॉन्ट ऑसम का मैंने यूज़ किया है, देखो फॉन्ट ऑसम CDN भी इधर लिखा है, मैंने रख दिया है, सही है। अब इसके बाद आता है हमारे पास h3। ये एक लेबल का डिव है, इसके अंदर मैंने एक h3 डाल दिया, एक टेक्स्ट एरिया डाल दिया, एक बटन डाल दिया। हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया है, एक बटन है और साथ इसके ऊपर मैंने एक h3 डाल दिया। h3 इसके लिए एक लेबल का काम करता है। फिर आउटपुट है और आउटपुट के अंदर हम अपना आउटपुट दिखाएंगे। जो भी मैं एक्सप्लेन कोड पर क्लिक करूंगा तो इस पर क्लिक करने से मुझे इधर आउटपुट दिखेगा और उसके लिए मैंने पहले से डिव बना रखा है। अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, अच्छा नहीं है, लेकिन इसको आप रिमूव कर सकते हैं। फिर मैं सिर्फ लॉजिक पर फोकस दूंगा कि कैसे इसके अंदर हमने लॉजिक यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने एपीआई की किधर से ली, और ये सिंपल सा एक CSS का कोड है छोटा सा। अब इधर देखिए कि मैंने कंटेनर को विड्थ 60% दिया है, इसलिए ही ये इतना वो बड़ा नहीं दिख रहा, छोटा दिख रहा है। और ये h2 पर ये वो लेबल का डिव था जो मैंने आपको बता दिया था कि ये डिव है, इस पर भी मैंने CSS लगा रखा है। इसी तरह से h3 पर भी, टेक्स्ट एरिया, सब पर। ये कोड आपको गिटहब रेपो का लिंक जब मैं दूंगा तो आपको ये मिल जाएगा। तो रेपोजिटरी का लिंक आप ले लें, रेपोजिटरी को खोले तो ये सारा का सारा कोड उधर होगा। अब जाते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं कैसे इस पर ये कोड, मतलब कि लॉजिक यूज़ करूँगा और ये एपीआई की मैंने किधर से ली है। आपने जस्ट सर्च करना होगा जेमिनी एपीआई, ये सर्च कर ले। आपके पास ये जो फर्स्ट लिंक आएगा, इस लिंक पर क्लिक करके आप जेमिनी की एपीआई को ले सकते। और काफ़ी सिंपल तरीका है। आपने इधर ये कॉर्नर में जो आपको दिख रहा है बटन गेट स्टार्टेड, इस पर क्लिक कर दे। इस पर क्लिक करने के बाद आपने गेट एपीआई की पर क्लिक करना है। गेट एपीआई की पर क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट एपीआई की पर क्लिक करना है। क्रिएट एपीआई की पर क्लिक करके आपने फिर इधर एपीआई की क्रिएट करनी। वैसे मेरे पास तो पहले से मौजूद है, इसलिए मैं दोबारा कोई की तो क्रिएट नहीं करूँगा, बस पहले मैंने ले लिया है, अब इसका ही मैं यूज़ करूँगा। फिर इसके बाद हमारे पास CURL, आपने इसी को ही एज इट इज़ कॉपी करना है और इसको कॉपी करके आपने इधर पेस्ट करना है। तो मैं लिखूँगा document.add-event-listener। मैं क्लिक लिख दूँगा क्योंकि जैसे ही इस बटन पर क्लिक हो, अब हमारे पास ये बटन तो पहले से नहीं है, लेकिन document.query सेलेक्टर करके मैं इस पर क्या करूँगा, उस बटन को मैं ले लूँगा। हमारे पास ये जो एक्सप्लेनेशन का बटन है, इसी को मैं एक्सप्लेन बटन Ctrl+C करके मैं ले लूँगा हैश, और फिर इधर मैं पेस्ट कर दूँगा। और इवेंट लिसनर मैंने इस पर क्लिक लगा दिया, सही है। तो एक्सप्लेन बटन मैंने, वैसे ये तरीका है जो मैंने इधर लिखा है ना, काफ़ी अच्छा नहीं है। मैंने इसको, मैं इस तरह भी इसको लिख सकता था, ठीक है। एक्सप्लेन एक बटन, एक्सप्लेन BTN करके इसको मैं इधर डाल के, लेकिन बस क्या करें, मैं चाहता था कि बस जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह कर दिया, एक्सप्लेन बटन करके इस पर क्लिक का इवेंट आपने लगा दिया, बस आपने बड़ा काम कर दिया। अब इधर आपने गौर से देखना है कि मैंने कहा था कि इसको कॉपी करना है। ये जो चीज़ थी मैंने कहा था कि कॉपी करना है, तो आपने बिल्कुल भी इसको नहीं हटाना, स्किप नहीं करना, एज इट इज़ इस तरह से रहेगा, बस आपने कॉपी करना है। लेकिन अब इसको मैंने पेस्ट नहीं किया, पेस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी इसकी थोड़ा कोड लिख के हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, तो उस वक्त कर लेंगे। अब मैं इधर एक फंक्शन बनाऊंगा और वो भी एक एसिंक फंक्शन होगा। एसिंक फंक्शन तो जानती होंगे आपको, तो एसिंक फंक्शन यानी एसिंक प्रोग्रामिंग जो होती है, एसिंक्रोनस क्या होता है और सिंक्रोनस क्या होता है, इन सब के बारे में तो पता होना चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट की मेन चीज़ें हैं।
ठीक है। अब एसिंग फंक्शन मैंने बना दिया, और एसिंग फंक्शन कैसे हमें पता चलता है कि एसिंग फंक्शन है, क्योंकि हम एक एसिंग कीवर्ड लिखते हैं, इसी से ही हमें पता चलता है। तो मैंने जो कॉल बैक बना दिया, असल में ये एसिंग कॉल बैक है, सही है, एसिंग कॉल बैक। अब मैं इधर दो चीज़ें अपने साथ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं इधर ले लूँगा। अब एक तो ये देखिए हमारे पास था टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया के अंदर है कोड इनपुट, ये तो ज़रूरी है, टेक्स्ट एरिया हमारे पास, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट आएगा उसको हम लेंगे, ये तो ज़रूरी ही है। तो मैं एक वेरिएबल बना दूंगा कोड नाम से, और कोड नाम की वेरिएबल में डॉक्यूमेंट डॉट ले लूँगा गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है ना। मुझे लगा कि मैंने क्रिएट एलिमेंट के लिए लिख दिया, अब ठीक है। और इसकी वैल्यू भी मैं सीधा ले लूँगा, बस सीधा मैंने वैल्यू भी ले ली। अब क्या करूँगा कि इसी के साथ साथ मैं एक और वेरिएबल बना दूँगा, और उसमें मैं डालूँगा कि आपको तो पता ही होगा कि आउटपुट भी दिखाना है, तो आउटपुट डिव में लिख दूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके। हमारे पास क्या आईडी थी देख लूँगा, मैं खुद भी थोड़ा सा भूल गया, कंट्रोल सी करके मैं इधर डाल दूँगा कि मैंने ये आईडी लगाई थी, और इसी आईडी से मैंने इसको भी क्या कर लिया, गेट कर दिया। बस देखो एपीआई की ले लिया, आपको तो पता है तरीका बता दी, बस वो तरीका करके आपके पास एपीआई की आ जाएगी। फिर क्वेरी सेलेक्टर करके मैंने ये एक्सप्लेन बीटीएन, जो हमारे पास ये बीटीएन है, एक्सप्लेन बीटीएन, ये मैंने ले लिया एक्सप्लेन कोड वाला, ठीक है। इसको वेरिएबल में बंद करके फिर उसी वेरिएबल पर इवेंट लिसनर लगा दिया क्लिक वाला, ठीक है। अब इसके अंदर जो कॉल बैक होता है वो असल में मैंने बस कॉल बैक को एसिंग कॉल बैक बना दिया, यानी इट्स एन एसिंग फंक्शन, ये एक एसिंग फंक्शन है। अब ये एसिंग फंक्शन क्यों है, क्योंकि हमारा जो फिचिंग होगा, फिच फंक्शन होगा, एपीआई को फिच करना, वो इधर ही होगा, इसलिए मैंने ये लिख दिया। अब आपको दिखाता हूँ, हाँ एक ज़रूरी चीज़ है, जब हम क्लिक करेंगे एक्सप्लेन बीटीएन पर, देखो आपने देखा होगा जब मैं आपको डेमो दिखा रहा था कि जब मैं एक्सप्लेन बीटीएन पर क्लिक करता था तो मुझे आउटपुट के अंदर कुछ दिखता था, तो उसी तरह की चीज़ मैं बनाना चाहता हूँ। और वो कैसे बनाऊँगा, आउटपुट डिव के इनर HTML या टेक्स्ट कंटेंट, जो भी आपकी मर्ज़ी, मैं डाल दूँगा इसमें, क्या डाल दूँ, ठीक है, मैं डाल दूँगा वो होता है ना टाइमर, हाँ ये चीज़, असल में मैं इसके बारे में ढूंढ रहा था। अब मैं ये डाल दूंगा और मैं कह दूंगा कि अब आपकी एक्सप्लेनेशन तो चल रही है पेंडिंग में, थोड़ा सा वेट कर दें। तो मैंने लिखा था पहले एक्सप्लेनिंग यूर कोड था, कुछ इस तरह से शायद, ठीक है। अब इस तरह हो गया, बस वैसे ही मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि जब हम क्लिक करेंगे बटन पर तो पहले ये दिखना चाहिए, बाद में रिस्पॉन्स दिखेगा। वैसे एपीआई से जब हम कोई चीज़ गेट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो थोड़े से टाइम से हम चाहते हैं कि उस टाइम को हम किसी और चीज़ पर दिखा दें, मतलब कि यूज़र को ये चीज़ दिखा दे तो वो बोर नहीं होगा, बस उसको पता चल जाएगा। उसकी दिल की तसल्ली के लिए हम ये लगा देंगे एक्सप्लेन यूर कोड, सही है। अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, बस आपने, ये तो काफ़ी सिंपल है ना, काफ़ी सिंपल है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बता दे कमेंट में, ठीक है, मैं आपको कमेंट में भी एक्सप्लेन करके टेक्स्ट के फॉर्म में काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आपको पता है कि जब हम एसिंग फंक्शन लगाते हैं तो फिर हम एरर हैंडलिंग के लिए, एसिंग फंक्शन में एरर हैंडलिंग के लिए ये ट्राई कैच का यूज़ करते ही करते। एक होता है ट्राई, एक होता है कैच, इसके अंदर हम एरर को कैच करते हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन अगर पता नहीं है, आप कह दे कि एसिंग फंक्शन क्या होता है, एसिंक्रोनस क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पर मैं अच्छी तरह से एक बड़ी वीडियो बना दूंगा। अब ट्राई कैच है, ट्राई कैच आपको पता है कि एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ होते हैं, और मुझे पता है, मैं श्योर हूँ कि मुझे गलती हो सकती है, यहाँ पर मैं कुछ भी गलती कर सकता हूँ। तो गलती अगर आपको लगता है कि अपने कोड में आप गलती कर सकते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने यूज़ करना होगा ट्राई कैच, जो कि आपकी गलती को नोट करेंगे, कैच में आपको पकड़वा देंगे, आपको कह देंगे कि चलो ये आपकी गलती है, आप इस गलती को सेट कर दें। तो आप क्या कर सकते हैं कि डीबगिंग काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, एरर को अच्छी तरह से हैंडल करेंगे। फिर इसीलिए हम बोलते हैं कि एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है। चलिए ये तो हो गया, चलो मैं ट्राई के अंदर लिख दूंगा हम अपना जो भी होगा, हाँ क्या कहते हैं उसको, फिच फंक्शन होता है, लेकिन मैं इसको रिस्पॉन्स नाम की वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा, रिस्पॉन्स। अब मैं इधर अवेट लिखूंगा, आपको पता है या पता नहीं है तो चलो बता देता हूँ, कोई मसला नहीं। अवेट का मतलब क्या होता है, हमारे पास फिच फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, हम एपीआई को फिच, एपीआई से डेटा फिच करते हैं। तो आपको पता है कि जब हम एपीआई से डेटा फिच करते हैं तो मैंने कहा कि वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही ज़रूर। एक तो वैसे हमारा नेट काफ़ी सारा तेज़ और फास्ट होता है, और दूसरी तरफ अगर एपीआई से डेटा लेने में भी टाइम लगे तो काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इसलिए हम इसके साथ अवेट लिखते हैं कि भाई तुम तो टाइम लोगे ही लोगे, लेकिन तुम्हारे बाद वाला जो कोड है ना उनको चलने दे दो, तुमने उनको ब्लॉक नहीं करना, तुमने उनको नहीं रोकना। तुम्हें अगर टाइम है कोई मसला नहीं, तुम बैकग्राउंड में चलो, तुम अपने आप पर काम करो, प्रोसेसिंग करो, लेकिन तुम्हारे बाद वाला, तुम्हारे नीचे जो कोड है उसको चलने दो, वो तो चले ना। जब तुम्हारा टाइम आ जाए, तुम रेडी हो जाओ प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए, तो फिर मैं तुम्हें रन कर दूंगा। तो अवेट का ये काम होता है कि उसको कहता है कि थोड़ा सा वेट कर दो, नीचे वाला कोड चल रहा है, तुम उन कोड को ब्लॉक ना करो। तुम अगर चलना चाहते हो अपने आप पर प्रोसेसिंग करो बैकग्राउंड में, लेकिन नीचे वाले कोड पर कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए तुम्हारा, ठीक है।
अच्छा, मैंने आपको कहा था कि फिच के अंदर हम डेटा को इधर एंड पॉइंट लिखते हैं। हमारे पास तीन चीज़ें होती है, इधर हम एक यूआरएल डालते हैं जिसमें तीन चीज़ें होती है, एक होता है बेस यूआरएल, एक होता है एंड पॉइंट, एक होता है क्वेरी पैरामीटर्स। तो ये तीन चीज़ें आपके फिच वाले फंक्शन के अंदर ज़रूर होने चाहिए और ये हमें मिलेंगे इधर से। मैंने आपको कहा था ये चीज़ आपने कॉपी करनी है। कैसे कॉपी करनी है? मैंने आपको कहा था कि जब आप इधर गेट एपीआई की पर क्लिक कर दे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब आपने ये कॉपी करना है, मैंने कंट्रोल सी करके टक कॉपी कर दिया, सिंपल। अब आपने वी करके पेस्ट करना है। अब मैंने इसको थोड़ा सा चलो फिर आपको नहीं दिखेगा सी इधर, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं कौन सा, आपको पता होगा कि मैं कौन सा जेमिनाई मॉडल यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं यूज़ कर रहा हूँ जेमिनाई 2.0 फ्लैश, ओके। अब मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने शायद जेमिनाई 1.0 फ्लैश यूज़ किया था, जिसमें मैंने चैट बोर्ड बनाया था। काफ़ी तगड़ा चैट बोर्ड था, काफ़ी फुल फंक्शनल चैट बोर्ड था। अगर आप देखना चाहते हैं वो वीडियो तो यही इस चैनल के अंदर मौजूद, थोड़ा सा सर्च कर दें। अब मैंने उसमें 1.0 फ्लैश यूज़ किया था, इधर 2.0 फ्लैश यूज़ कर लिया क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने उसको यूज़ कर लिया, तो मैंने लिमिट क्रॉस कर दिया, इस वजह से मैं उसको अभी यूज़ नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने अभी इसको चुन लिया। अब 2.0 फ्लैश में यूज़ कर रहा हूँ। इधर आपको दिख रहा है कि जनरेट कंटेंट। अब जनरेट कंटेंट आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। आपने जनरेट कंटेंट तो देख लिया, लेकिन जनरेट कंटेंट के बाद आपने एक चीज़ लगानी होगी, एक क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क हम लगाते, असल में ये होता है हमारा एपीआई की, इधर हम लिखते हैं। अब कैसे लिखूंगा मैं? इधर आपको पता है कि जब हम टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। बैकटिक्स के अंदर ही आपने ये लगाना है, तभी आप डॉलर करली ब्रैकेट्स लगा सकते हैं। विदाउट दीज बैकटिक्स यू कैन नॉट यूज़ दीज डॉलर एंड करली ब्रैकेट्स, ठीक है। आप इनको तभी यूज़ कर सकते हैं जब आप बैकटिक्स लगाते हैं। इसी को बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। बाकी अगर आपको पता नहीं है तो मैंने शायद इस पर वीडियो बनाई है, वो देख ले या किसी और से देख ले, लेकिन पता होना चाहिए। तभी मैं ये डॉलर और करली ब्रैकेट्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं इजीली अपने एपीआई की को यूज़ करूँ। इधर मैंने एपीआई की लिख दिया। आप सोचेंगे कि क्या चीज़ है, देखे आपको दिख रहा है ना ये चीज़, ये क्या है? एपीआई की है। एपीआई की के अंदर क्या पड़ा? मेरे एपीआई की। आप इस तरह से अपनी एपीआई की रख दे और उसको वेरिएबल में बंद कर दे और वेरिएबल को इधर यूज़ कर ले। क्वेश्चन मार्क सॉरी, क्वेश्चन मार्क की इक्वल टू ये लगा रहे, सॉरी मेरा गला सूख गया, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, ठीक है। अब ये हो गया, ये तो फिच करना था। अब हमारे पास फिच के अंदर एक चीज़ तो नहीं होता। कुछ लोग सोचते हैं उन्होंने बस सिर्फ और सिर्फ फिच के अंदर गेट का यूज़ किया होता है। बाय डिफॉल्ट ये जब हम सिर्फ फिच लिखते हैं ना, सिर्फ फिच, इसको बोलते हैं गेट, मतलब कि हम सिर्फ डेटा को गेट कर रहे हैं। बट आप और बाय डिफॉल्ट अगर हम इस तरह लिख दें तब गेट कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे डेटा सेंड करना है। अभी हम क्या करेंगे? इनपुट के अंदर कुछ डालेंगे, टेक्स्ट एरिया के अंदर कुछ डालेंगे, एक्सप्लेन कोड पर क्लिक करेंगे। अब ये डेटा हमने सर्वर पर भेजना है, तो सर्वर पर डेटा भेजने के लिए मैं इधर एक काम करूंगा। आपने क्या करना है? कोमा लगाना है, कोमा लगा दिया। आप एक दूसरी चीज़ लगाएंगे, एक दूसरा पैरामीटर होता है इसी फिच फंक्शन का। पहला तो ये था कि आपने यूआरएल पेस्ट कर रहे हैं, दूसरा ये था कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाना है, जो कि मैंने अभी बना दिया। ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आपने इधर बिल्कुल भी नहीं घबराना, जो मैं काम करूंगा वो असल में मैंने कहीं पर देखा है। अब मैंने किधर से देखा है वो भी बताता हूँ कि मैंने अपने रट कर तो मैंने रटा तो नहीं है। अब ये होता है इसलिए तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब ये देखिए आपने मेथड लिखी है तो आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें तो आपने बिल्कुल दिमाग में घुसा देनी है कि इधर मेथड आपने पोस्ट ही लगाना है। क्यों? पोस्ट का मतलब होता है सेंड करना। अब मैं क्या करूंगा? इनपुट के थ्रू डेटा सर्वर पर सेंड करूंगा, उसके लिए ही मुझे कोई रिस्पॉन्स मिलेगा ना। आई विल रिक्वेस्ट, मतलब कि रिक्वेस्ट मैं करूंगा, ठीक है, सर्वर को, फिर सर्वर मुझे कोई रिस्पॉन्स देगा, फिर उसी रिस्पॉन्स को मुझे कैच करना है। अब मैंने क्या कर लिया? मैंने मेथड पोस्ट लगा दिया कि मैं पोस्ट मेथड का यूज़ करूंगा क्योंकि मुझे सेंड करना है डेटा। दूसरा होता है हेडर्स। अब ये हेडर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये हेडर्स समझाने के लिए होता है। असल में मैंने एक वीडियो में इस पर बातें की है, लेकिन फिर से बता देता हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, चैटबोर्ड के अंदर मैंने पढ़ाया था। अब हेडर्स का क्या काम होता है? हेडर्स भी एक ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट लगाते हैं। देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट लगा दिया, एंटर कर दिया, अब एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। हेडर्स की होती है, हेडर्स नॉट हेडर, नॉट जस्ट हेडर, इट हेडर्स, इट इज हेडर्स, ठीक है। अब मैंने इधर ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या करूंगा? इसके अंदर हम लगाते हैं एक की। असल में आप जेसन फॉर्मेट तो आप जानते ही होंगे, उसी तरह जेसन फॉर्मेट है। जेसन फॉर्मेट मीन कि इधर हम जब जेसन फॉर्मेट की रिप्रेजेंटेशन ये होती है कि उसमें हम की के ऊपर भी कोट्स लगाते हैं। वैसे आप आम ऑब्जेक्ट के अंदर भी की पर कोट्स लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उधर नहीं लगा सकते, वो भी एक स्ट्रिंग ही होता है। बस ये एक रिवाज बन गया है कि हम नहीं लगाते, बट यू कैन, ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं होता। अब इधर मैंने कंटेंट टाइप लिख दिया। अब आप ये देखिए, आप कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि मैंने, हमारे पास होता है एप्लीकेशन और जेसन। अब ये मुझे कैसे याद था? वैसे ही तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मिलता है, इस तरह नहीं है कि मैंने अपने आप से लिख दिया। तो चलो आपको भी बता देता हूँ, मैंने रटा नहीं है, सही है, और ना ही मैंने किसी वो किया है कि मतलब कि याद किया है, ये कुछ भी नहीं किया। मैंने इधर से देखा था और इधर डाल दिया। इसमें मैंने चीटिंग की,
मतलब चीटिंग ये नहीं है कि मैंने इधर से ले लिया, इसको चीटिंग नहीं बोलते, सॉरी, ये मैंने इधर से देख लिया, ठीक है। ये एक आपको समझाने के लिए, आपकी दिल को तसल्ली देने के लिए मैंने कहा कि आप इधर से देख सकते, सही है, कोई मसला नहीं होगा, मतलब कि कोई भी मुश्किल काम तो नहीं है इसमें। देखो मैंने कोर्स लगा दिए, वैसे अब ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इन सब को इसने एक साथ बंद कर दिया। अब ठीक है, मैंने कहा कि कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, वैसे बस आपने ये लगा दिया, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है एप्लीकेशन जेसन? इसका मतलब होता है कि हमारा कंटेंट टाइप, हम जो भी चीज़ सेंड कर रहे हैं वो एप्लीकेशन स्लैश जेसन। अब ये हम क्यों बोलते हैं एप्लीकेशन स्लैश जेसन? एप्लीकेशन में जो जेसन फॉर्मेट यूज़ हुआ है, हम सर्वर को बताते हैं कि सर्वर आपने हमारे डेटा को सीरियस लेना है, हमारा जो डेटा होगा वो जेसन फॉर्मेट में होगा। अब हम जो डेटा सेंड करेंगे ना, पोस्ट मेथड यूज़ करके या डेटा सेंड करेंगे, वो असल में वो डेटा जेसन फॉर्मेट है। तो जेसन फॉर्मेट हम सर्वर को बताते हैं कि आवर डेटा इज इन जेसन फॉर्मेट, ठीक है, हमारा डेटा जेसन फॉर्मेट में। तो सर्वर को बताने के लिए ये हम लाइन लिखते हैं, ये पूरा का हेडर्स के अंदर ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये हो गया। अब बॉडी के अंदर मैं क्या करूंगा? बॉडी के अंदर एक इंपॉर्टेंट काम हम ये करेंगे कि बॉडी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, हम जो भी डेटा सेंड करेंगे वो स्ट्रिंगिफाई जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके सेंड करेंगे। अभी तो मैंने बता दिया कि हम जो भी डेटा सेंड करेंगे वो हम जेसन फॉर्म में सेंड करेंगे, और असल में जेसन फॉर्मेट स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। मतलब जो जेसन फॉर्म होगा वो असल में एक स्ट्रिंग का स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रिंग होगा लेकिन जेसन के फॉर्म में। हम असल में वो जो भी डेटा होगा उसको हम स्ट्रिंग के फॉर्म में सेंड करेंगे, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होगा, जो हुलिया होगा, वो जेसन फॉर्म होगा। आई होप कि समझ चुके होंगे, लेकिन अगर फिर भी नहीं समझे कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। इधर मैंने से एक मिनट, ये मैं क्या करें, ठीक है। अच्छा ये मैंने कर दिया। अब आपको ये पैरेंथेसिस तो जेसन के स्ट्रिंगिफाई के साथ होते ही होते हैं, ये देखो ये पैरेंथेसिस तो होते ही होते हैं। अब इसके अंदर हम लगाएंगे एक ऑब्जेक्ट, क्लिक, सही है, ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये इधर ऑब्जेक्ट आ गया, बस इसके अंदर एक चीज़ लगाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि इधर मैं वैसे वो चीज़ मैं इधर मैनुअली भी लिख सकता हूँ, लेकिन आपको परेशान, मैं अगर चाहता हूँ कि आपको परेशान ना करूँ, आपको कंफ्यूज ना करूँ, तो आपकी फिर से बोलता हूँ कि आपकी दिल की तसल्ली के लिए मैं इधर जाता हूँ, इधर से लेता हूँ, ठीक है। मैंने याद नहीं किया, असल में मैंने इधर देखा था, और बस इसको ही मैं यूज़ करूँगा। अब कैसे देखो, कंट्रोल मैं करूँगा कंट्रोल सी, और इधर मैं आऊँगा कंट्रोल वी, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी रॉकेट साइंस यूज़ नहीं किया, बस ये लिख दिया। अब इधर आपने थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना होगा। वो ये है कि पहले तो मैं इधर बैकटिक्स लगाऊंगा। और बैकटिक्स क्यों लगाऊंगा? वैसे भाई जब हम अपना कोड सेंड करेंगे ना, हम बॉडी के अंदर अपना कोड लिखते हैं और वो सेंड करते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई के जरिए से। देखो भाई आपने ज़्यादा कोड तो खुद से लिखा ही नहीं है, देखो मैंने कितना कोड खुद से लिखा, इतना छोटा, और वो भी बेसिक चीज़ें, बाकी तो मैंने इधर से कॉपी कर दिया ना आपकी आसानी के लिए। लेकिन इधर जो कोड लिखा है, ये कोड मैं इस तरह तो नहीं छोड़ूंगा। असल में इधर जो कोड हम लिखते हैं ना, ये मैं इधर खुद से लिख दूंगा, और वो कोड कुछ इस तरह से होगा कि जावास्क्रिप्ट, या फिर मैं कुछ लिख दूंगा जो कि मीनिंगफुल हो। एक्सप्लेन दिस जावास्क्रिप्ट कोड इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। अब मैंने ये क्यों लिख दिया, अब ये आपको सब के सब बातें मैं बता दूंगा और सब पता चल जाएगा। अब मैंने इधर एक स्लैश इन यूज़ करना है, स्लैश इन क्यों यूज़ कर दिया? असल में आपको पता ही होगा, ये हमारे पास एक एस्केप कैरेक्टर इसको बोलते हैं, ये न्यू लाइन बनाने के लिए यूज़ होता है। स्लैश इन न्यू लाइन बनाने के लिए यूज़ होता है भाई। HTML के अंदर तो वो BR देखा ही होगा ना, BR टैग, उस यो किस लिए यूज़ होता था? वो यूज़ होता था न्यू लाइन बनाने के लिए। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर तो हम BR टैग नहीं लिख सकते सीधा, उसके लिए हम लिखेंगे /\n। एस्केप कैरेक्टर है, एस्केप कैरेक्टर इसको बोलते हैं, और इसी ज़रिए से हम न्यू लाइन बनाते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि हमने डेटा सेंड करना है, इतने सब बातें तो हमने लिख दी। ये किस लिए लिख दिए? ये हमने इसीलिए लिख दिए ताकि हम अपने डेटा को पोस्ट कर सके, सेंड कर सके सर्वर के पास। तो सर्वर के पास डेटा तो अभी तक हमने सेंड नहीं, इतनी ज़्यादा बातें कर दी, ज़्यादा कोड कॉपी भी कर दिया और ख़ुद से भी लिख दिया, लेकिन जो मेन काम है वो इधर करना है। आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास कोड के अंदर क्या है, टेक्स्ट एरिया के अंदर जो कुछ भी मैं लिखता हूँ उसकी वैल्यू को मैंने कोड के अंदर स्टोर करा दिया। अब इधर देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके इधर लिखता हूँ कोड, बस कर दिया, ये बड़ी बात है। अब ये करने के बाद क्या होगा कि हमारा वो काम हो जाएगा, मतलब कि जो भी आप इधर लिखेंगे वो चला जाएगा। बट मुझे आउटपुट ही नहीं दिखेगा, डेटा तो हम सेंड कर देंगे। अब मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा, ठीक है। एक मिनट पहले तो मैं देखता हूँ कि क्या मेरा डेटा ओपन है, ठीक है, मेरा डेटा ओपन है। अब क्योंकि डेटा अगर ऑफ हो तो फिर काम ही नहीं करेगा, नेट भी मेरा थोड़ा स्लो है, तो इसलिए थोड़ा स्लो काम करेगा। तो कोशिश करें कि अच्छा नेट हो, और फिर ये सही तरह से, अच्छा अब मज़ा भी आएगा आपको यूज़ करते हुए। तो जब मैं इधर डेटा डालूंगा एक्सप्लेन कोड पर क्लिक, अभी तो मैं क्लिक नहीं करता क्योंकि बेकार होगा, वैसे क्या क्लिक करना है कंसोल पर मुझे, बस वो इतने अजीब किस्म के वो आएंगे। वैसे एरर तो नहीं होंगे,
बट हमने अपना रिक्वेस्ट तो सेंड कर दिया जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, बट उसके बदले मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। तो रिस्पॉन्स मैं किधर से लूँगा? मैं सर्वर से लूँगा, सही है। सर्वर मुझे कोई रिस्पॉन्स देगा, उस रिस्पॉन्स को मैं ले लूँगा। उसके पहले मैं एक कैच के अंदर भी कुछ लिख देता हूँ, क्योंकि कैच ऐसे ही पड़ा है। तो आपको पता है कि आउटपुट div डॉट इनर टेक्स्ट, आउटपुट के अंदर मैं अपना एरर भी दिखाऊंगा। आउटपुट के अंदर मैं अपना आउटपुट भी दिखाऊंगा। ये वाली जो एरिया आपको नीचे दिख रही है, ये लाइन, ये छोटा तो नहीं है, बोल्ड सा है, इसके अंदर ये वाला, इसके अंदर मैं अपना एरर भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसके इनर टेक्स्ट में मैं लिख दूंगा, जो कि मैंने इधर इसको सेलेक्ट कर दिया है। आईडी है ये, इसके अंदर आउटपुट क्लास भी है, लेकिन मैंने आईडी से इसको सेलेक्ट कर दिया, आईडी आउटपुट, ठीक है। अब इसके अंदर मैं लिख दूंगा कि थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, वैसे हम तो इमेजेस यूज़ नहीं कर रहे, आइकन्स वगैरह, बस ये चीज़ से ही काम चला देंगे कि एरर, और साथ ही साथ में मैं लिख दूंगा एरर डॉट, असल में हमारे पास एरर क्या होता है, इधर ये जो एरर हमें मिलता है एक ऑब्जेक्ट होता है, इस ऑब्जेक्ट से हम मैसेज की ले लेंगे। मैंने मैसेज की ले लिया, तो एरर के अंदर मैसेज की से मुझे बस एक्यूरेट वो जो एरर है वो मुझे मिल जाएगा। जब कोई एरर आ जाए तो वो कैच होके इधर मुझे मिल जाएगा। बाकी आपने क्या काम करना है, ये आपने इतना कर दिया ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या लिखा है। वैसे इधर मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो बंद करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये जो करली ब्रैकेट्स है ये ट्राई के है। देखो इसको मैं थोड़ा सा और भी अच्छा बना देता हूँ ताकि पता चले कि कुछ है। अब मैंने इस पर क्लिक करी तो ये खुल गया, तो काफ़ी अजीब लगेगा। देखो इस तरह से लग रहा है, इतना जो कोड है ना, इतना वाला, इतना, एक मिनट इसको मैं जूम आउट करता हूँ, इतना, ये हमारे फिच फंक्शन की वजह से, ये सब के सब फिच फंक्शन की वजह से हो रहा है, फिच के ज़रिए से वजह से, ठीक है। अब हम इधर क्या करेंगे, इधर जो हमारा मेन काम होगा वो ये होगा कि हमने डेटा को आउटपुट के अंदर शो करना है, मतलब कि जो भी हमारे पास डेटा आएगा उसको आउटपुट के अंदर शो करना है, आउटपुट के अंदर दिखाना भी है ना, वो भी काफ़ी ज़रूरी है। तो कैसे दिखाएंगे? काफ़ी सिंपल है। आपने अगर एपीआई के साथ काम किया है तो आपको पता चल चुका होगा कि जब भी हमारे पास कोई डेटा आता है, कोई रिस्पॉन्स आता है, तो उस रिस्पॉन्स को हम जेसन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वो ऐसे फॉर्म में होता है, चाहे अगर आपने देख लिया तो आप भी डर जाएंगे, काफ़ी अजीब होता है। आप सोचेंगे कि क्या किस चीज़ को मैंने देख लिया, सारा दिन ख़राब हो गया। तो आपने क्या करना है, अवेट लिखना है, और उसी रिस्पॉन्स को आपने जेसन, जो आपके पास रिस्पॉन्स आएगा उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। आप सोचेंगे कि रिस्पॉन्स किधर से आ गया? अगर आपको याद हो, जिसने फोकस के साथ कोड देखा है ना स्टार्ट से, तो उसको याद होगा कि जो फिच फंक्शन था उसको मैंने सारा का सारा जो फिच फंक्शन था ये इधर तक है, इन सब को मैंने बंद किया था रिस्पॉन्स वाले वेरिएबल में। और उसी वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या होगा, फिच मीन कि एपीआई से डेटा फिच करना। तो एपीआई से जो डेटा मैंने फिच किया है उस डेटा को मैंने रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर कर दिया, और उस डेटा को मैंने जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, और अवेट इसलिए लगा दिया क्योंकि जब हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा, एक रिक्वेस्ट होता है, एक रिस्पॉन्स होता है, तो रिक्वेस्ट जाएगा तो टाइम लगेगा, फिच होगा तो टाइम लगेगा। अब आपने जब भी ये देखना हो ना, जब भी इस तरह से कोई ऐसा काम हो जो टाइम टेकिंग हो, तो बस आपने उधर अवेट लगाने हैं। जब हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा तो टाइम तो लेगा ही, तो इसलिए मैंने अवेट लिख दिया। अब इसको मैंने डेटा के अंदर डाल दिया, तो हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको मैंने जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, सारा का सारा जो रिस्पॉन्स आएगा वो डेटा के अंदर आएगा। मतलब कि ये डेटा इधर काफ़ी ज़्यादा अहम रोल अदा करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इधर, ठीक है। डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको काफ़ी आपने वैल्यू देनी है, और कैसे देनी है अभी देखिए। अभी आपको पता चल जाएगा कि जो हमने काम किया वो इसी के लिए हम कर रहे थे। अब मैं जब इसको कंसोल करता हूँ ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या मिलता है। काफ़ी आपको भी खुशी होगी और समझ जाएंगे कि अच्छा अभी पता चल गया। देखो डेटा के अंदर मेरे पास रिस्पॉन्स में वो टेक्स्ट आएगा, यानी इसका जवाब आएगा। अब मैंने शायद आपको ये नहीं बताया कि मैंने ये क्यों लिखा। शायद कुछ बंदों के जहन में क्वेश्चन हो कि भाई आपने साकिब ये टेक्स्ट के अंदर ये क्यों लिख दिया। मैंने भी अभी गौर से देख लिया, क्योंकि मैं दूसरे बातों में हो गया तो ये भूल गया था। अच्छा, मैंने ये क्यों लिख दिया, पहले तो ये बता देता हूँ। मैंने कोड के साथ ये इसलिए लिख दिया क्योंकि जब भी मेरा ये रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट जाएगा, ये रिक्वेस्ट हम पोस्ट कर रहे, भिजवा रहे सर्वर के पास, तो मैंने अपना कोड भेज दिया, जो भी टेक्स्ट एरिया के अंदर कोड होगा, टेक्स्ट एरिया के अंदर जो भी कोड होगा, सही है। उसके साथ साथ मैंने ये भी लिख दिया, अगर मैं सिर्फ कोड भेजूंगा तो वो कहेगा, सर्वर कहेगा कि भाई तुमने बिला वजह कोड भेज दिया, क्या मतलब है इसका, मतलब कोड भेज दिया, क्या मतलब है, प्रॉपर प्रॉम्प्ट नहीं है। तो प्रॉम्प्ट के अंदर आपने ChatGPT, जेमिनी, जो भी आपने यूज़ किया होगा, DeepSeek, सही है। आप जब भी प्रॉम्प्ट में कुछ लिखते थे, आप अगर मीनिंगफुल नहीं लिखते थे, उलट पुलट कुछ लिख देते थे, तो आपको प्रॉपर आंसर नहीं देता था। आप सोचते कि ओ इसने तो मुझे आंसर ही नहीं दिया, ये तो कुछ और बक रहा है, ये तो अच्छा नहीं है, ओ AI काम नहीं कर रहा। वो AI काम करता है, लेकिन आपने प्रॉम्प्ट ही कुछ इस तरह से दिया है, आपने प्रॉम्प्ट ही उलट पुलट दिया है, वो क्या समझ जाएगा। तो इसीलिए से आपने इधर प्रॉम्प्ट मीनिंगफुल देना है। मैंने कहा कि जो मेरा कोड है, सही है, ये कोड तो है, अब ये समझे, अच्छा कोड है तो मैं क्या करूँ। वो कहेगा कि अच्छा मैं क्या करूँ, बंगड़ा लगा, मतलब कि सॉरी, मैं क्या करूँ कि इसको सिर्फ देखूँ। मैंने कहा तो इसीलिए मैंने इसके स्टार्टिंग में लगा दिया कि एक्सप्लेन दिस कोड इन सिंपल वर्ड्स। तो जो भी टेक्स्ट एरिया के अंदर आएगा,
चाहे वो मैं लिख दूँ कि हाँ 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 हाँ, चाहे मैं लिख दूँ कि साकिब खान, बस कुछ और भी बस इस तरह मीनिंगलेस लिख दूँ, जो भी लिख दूँ, तो वो उस बात को भी जावास्क्रिप्ट का कोड मानेगा। चाहे मैं हेलो लिख दूँ तो वो उसको भी जावास्क्रिप्ट का कोड मानेगा। क्यों? क्योंकि मैं हर एक रिक्वेस्ट के साथ ये भेज रहा हूँ, हर एक रिक्वेस्ट के साथ मैं ये भिजवा रहा हूँ, सही है, ये भिजवा रहा हूँ हर एक रिक्वेस्ट के साथ। तो इसी से हमारा ये प्रॉम्प्ट मीनिंगफुल बनता है। असल में ये जो टेक्स्ट के अंदर मैंने जो कुछ भी लिखा है ना, ये एक प्रॉम्प्ट है, जो कि आप ChatGPT से कुछ क्वेश्चन पूछते हो, प्रॉम्प्ट देते, तो उसी तरह से ये भी एक प्रॉम्प्ट है, सही है, लेकिन कोडिंग के अंदर एक प्रॉम्प्ट है। अब ये प्रॉम्प्ट जाएगा उसके पास, कोड के साथ साथ मेरा ये टेक्स्ट भी जाएगा, तो वो समझेगा अच्छा ये कोड जावास्क्रिप्ट का है। अब मैंने कोड लिख दिया, अब वो समझो ऐसा कोड शायद पाइथन में भी हो, जावास्क्रिप्ट में भी हो, तो वो सोचेगा कि ये कोड अब किसका है, कौन सी लैंग्वेज का है। तो जब मैंने लिख दिया कि एक्सप्लेन दिस कोड इन सिंपल वर्ड, जावास्क्रिप्ट कोड इन सिंपल वर्ड, तो वो समझेगा अच्छा 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 तुम जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हो, तो ये मीनिंगफुल प्रॉम्प्ट बन जाएगा। तो उसके रिस्पॉन्स में मुझे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अब उस रिस्पॉन्स को मैंने बंद कर दिया किसमें, डेटा वेरिएबल में, और उस डेटा वेरिएबल को मैं कर रहा हूँ कंसोल। अब कंसोल के अंदर आपको दिखाता हूँ कि मुझे क्या मिलता है। अच्छा, तो कंसोल पर तो मुझे कुछ सीधा दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जो मैंने कंसोल किया था ना, जो कुछ मैंने कंसोल किया था उसको असल में मैंने ऐड इवेंट लिसनर लगाया है, तो उसके अंदर मैंने कंसोल किया है। मतलब कि जब तक मैं बटन पर क्लिक ना करूं तब तक मुझे कंसोल में कुछ दिखेगा ही नहीं। अब मैं क्या करूंगा, तो मुझे मजबूरन क्लिक ही करना होगा ना, मुझे मजबूरन उस बटन पर क्लिक करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, इधर कुछ लिख दूंगा, लाइक क्या लिखूँ, चलो मैं अलर्ट लिख देता हूँ। ये कोड है मेरा जावास्क्रिप्ट का, मैंने एक्सप्लेन कोड पर क्लिक कर दिया, एक्सप्लेन कोड आ गया, ये तो आ गया, बट अब मुझे रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला। देखो अभी मिल गया, और आपको भी दिख रहा है कि काफ़ी अजीब है, तो अजीब तो होगा ही। हाँ सही है, इसको समझते हैं, ये काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इतना जूम तो नहीं करना। आप इसको समझ गए ना, तो बस आपने प्रोजेक्ट बना दिया, बस थोड़ा सा काम बाकी है, थोड़ा सा बाकी है। इसको देखिए वैसे मैंने तो इसको बार बार यूज़ किया, इसलिए मुझे याद है। देखो कैंडिडेट से इस पर क्लिक करने से मुझे क्या मिलेगा, ज़ीरो, एक ज़ीरो की मिलेगी। अब ज़ीरो पर क्लिक करने से मुझे मिलेगा ये कंटेंट। अब इस पर भी क्लिक करने से मुझे मिलेगा पार्ट्स, और इस पर भी क्लिक करने से मुझे मिलेगा ये फिर से ज़ीरो, और इस पर भी क्लिक करने से मुझे टेक्स्ट की मिलेगी, और टेक्स्ट की के अंदर ही मेरा रिस्पॉन्स पड़ा है। देखो तो इसने जो मुझे देना था, मतलब कि मैंने अलर्ट लिख दिया, अब इस अलर्ट का रिस्पॉन्स मुझे इधर मिला है। ओके लेट्स ब्रेक डाउन अलर्ट। ओ आप समझ चुके होंगे कि कुछ तो हुआ, मतलब कुछ तो अच्छा से अच्छा। एक मिनट में इसको इस तरह से करता हूँ, काफ़ी अजीब लग रहा है। आप समझ चुके होंगे कुछ तो अच्छे तरीके से हो गया। देखो जावास्क्रिप्ट अलर्ट इन जावास्क्रिप्ट, और फिर इस तरह से स्लैश स्लैश व्हाट इन जावास्क्रिप्ट स्लैश स्लैश अलर्ट इज़ बिल्ट इन फंक्शन, और स्लैश स्लैश। काफ़ी वैसे इधर आपको अजीब लग रहा होगा, क्योंकि देखे किधर लिखा गया है, ये इधर कंसोल के अंदर लिखा गया है, तो इसलिए थोड़ा अजीब होगा, कोई मसला नहीं। अब इसी को क्या करेंगे हम, ये इधर कोई थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा, लेकिन जैसे मैं इसको आउटपुट के अंदर दिखाऊंगा तो फिर आपको सही तरह से लग रहा होगा। अब ये कंसोल के अंदर है। अब मुझे क्या करना है, इतनी बड़ी जगह से इतनी ऊपर से आना है, कैंडिडेट्स, फिर इधर जीरो पर, फिर कंटेंट पर, फिर इधर पार्ट्स पर, फिर जीरो पर, फिर टेक्स्ट पर, और ऐसे ये टेक्स्ट लेना है। सही है, टेक्स्ट कैसे लेना है, बस इसी तरह से एक तरीका यूज़ करना है। वैसे ही मुझे याद है कंटेंट पार्ट जीरो टेक्स्ट, ये मैंने पहले यूज़ किया था, इसलिए मेरे दिमाग में थोड़ा सा बैठ गया। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं यूज़ करूँगा इस डेटा से। मैं असल में मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स मुझे मिल गया ना, देखो टेक्स्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट है, इसी टेक्स्ट को मुझे लेना है, तो पूरी ऊपर से नीचे आना है और इसको लेना है। अब मैं बस ये काम कर दिया तो आपका प्रोजेक्ट बन गया। तो मैं कंडीशन, पहले तो कंडीशन लगानी है सेफ्टी के लिए, क्योंकि मुझे एरर भी मिल सकता है। मैं लिख दूंगा कि अगर कैंडिडेट मौजूद है, कैंडिडेट आपको पता चल गया कि वो एक की था, कैंडिडेट्स था शायद, हाँ कैंडिडेट्स, कैंडी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, कैंडिडेट्स नहीं कैंडिडेट्स। अगर ये मौजूद है, अगर ये असल में डेटा के अंदर ये मौजूद है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया। तो मैं लिख दूंगा अपने आउटपुट डिव के इनर HTML के अंदर मैं लिख दूंगा डेटा डॉट कैंडिडेट्स, उसके अंदर हमारे पास एक ज़ीरो नाम की थी। अब ज़ीरो की के अंदर हमारे पास एक कंटेंट था, आपने देख लिया होगा, वैसे मैं बता भी देता हूँ। कंटेंट, एक मिनट, कंटेंट था ना, मैं खुद भी भूल गया, क्या करूँ, चलो कंटेंट ही था। फिर अगर एरर मिल गया तो देख लेंगे। अब इसको मैं फिर से टाइप करूँगा, फिर से इंतजार करूँगा, इतना हमसे इंतजार नहीं होता। ठीक है, मैंने ज़ीरो लिख दिया और मैं इधर लिखूँगा डॉट टेक्स्ट था हमारे पास। ठीक है, आपने देख लिया होगा कि मैं कंटेंट के बाद पार्ट्स में गया था, फिर उसके अंदर एक ज़ीरो की थी, उस पर गया था, फिर उसके ज़ीरो के अंदर एक टेक्स्ट की थी, और टेक्स्ट पर ही मुझे एक्चुअल रिस्पॉन्स मिल जाएगा, वो टेक्स्ट मिल जाएगा। सही है, बस इतना हो गया। अब ये करने के बाद क्या होगा, बस मुझे दिख जाएगा, लेकिन सेफ्टी के लिए मैं एल्स भी लगा दूंगा। अगर ये ना हो, हमारे पास कैंडिडेट्स मौजूद ही ना हो, डेटा के अंदर ये की मौजूद ही ना हो, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मुझे एरर मिलेगा। तो मैं लिख दूंगा इधर, मैं इधर कोई एरर शो करा दूंगा। क्या लिख दूँ, मैं लिख दूंगा कि एक इमोजी लगा दूंगा अलाउड। चलो बस ठीक है, ठीक है, इमोजी नहीं लगाते, उसमें भी टाइम लगेगा। कि नो एक्सप्लेनेशन
नो एक्सप्लेनेशन रिसीव्ड, ठीक है, नो एक्सप्लेनेशन रिसीव्ड। एंड फिर लिख देंगे कि क्या कह देंगे, प्लीज़ ट्राई अगेन, कुछ इस तरह से, सही है, डॉट भी लगा देंगे। अब अगर कैंडिडेट्स नाम की चीज़ मौजूद है तो फिर तो वो मुझे रिस्पॉन्स दे देगा ना आउटपुट के अंदर, लेकिन अगर मौजूद ही नहीं है तो इसका मतलब है कि नो एक्सप्लेनेशन रिसीव्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन, मतलब कि इस जो आपने कोड लिखा है इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी नहीं, और आप या अगर नहीं मिली तो आप फिर से ट्राई कर दें, क्या पता है दोबारा मिल जाए आपको। तो अब क्या करेंगे, इसको देखते हैं कि क्या हमारा ये प्रोजेक्ट काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो अच्छी तरह से देखिए, ठीक है। अब मैं इधर कुछ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि क्या लिख दूँ, सिंपल अलर्ट लिख देता हूँ फिर से, ठीक है। वैसे अलर्ट तो काफ़ी सिंपल है, आप थोड़ा ज़्यादा एडवांस टाइप की कोड डाल दे, अभी के लिए टेस्टिंग के लिए मैं ये डाल रहा हूँ, एक्सप्लेनिंग कोड यूर कोड। वाह 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 वाह, द कोड अलर्ट क्रिएट्स अ पॉपअप बॉक्स इन यूर वेब पेज। देखो ये चीज़ें मैंने अपने प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ा रखी है, और इसने भी बता दिया कितनी अच्छी तरीके से कि दिस पॉपअप बॉक्स विल डिस्प्ले अ मैसेज। काफ़ी अच्छी बात है, बाय डिफॉल्ट द मैसेज इज एम्प्टी, इट्स शोन इन एम्प्टी बॉक्स। कितनी अच्छी तरीके से इसने बता दिया, देखो मैंने इतनी अच्छी चीज़ें इससे सीख लिया अपने प्रोजेक्ट। वैसे इतना ज़्यादा मैं मीठा नहीं हूँगा, बाकी आपने क्या करना है, बस ये हमारा एक प्रोजेक्ट था, काफ़ी सिंपल था। आप कुछ और देख ले, कुछ और देख ले, एक्सप्लेन कोड पर क्लिक कर दे, काफ़ी ज़्यादा चेकिंग कर ले कोड अपने, ऐसे ही देखे फिर ChatGPT को यूज़ ना करे, मेरे प्रोजेक्ट को यूज़ करे, सही है। मजाक कर रहा हूँ, कभी कभी मजाक होगा, तो क्या करते हैं आप, ये प्रोजेक्ट बन गया, अगर आपको इसका कोड चाहिए सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर दे। बाकी प्रोजेक्ट में अगर कोई कमी है तो मुझे बता दे, फिर मैं वो सेट कर दूंगा और आपको दे दूंगा कोड, कमेंट में मुझे बता दे। अच्छा, तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट और लेटेस्ट प्रोजेक्ट के साथ जो कि किसी ने भी नहीं बनाया हो, सही है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।